भारत की खोज आज हम लोग पढ़ेंगे ना, भारत की खोज निकालो, ठीक है। यस मैम। मैम कौन सा चैप्टर? कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? कहाँ तक पढ़े हैं बताओ बेटा। नई समस्याएं मैम पढ़ना है, 5th चैप्टर। चलो ठीक है, तो उसी के आगे पेज नंबर बताओ। 72 मैम। 72 72 ना। यस चलिए मैम। 72 में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? नई समस्या हम लोग को पढ़ना था, ठीक। चैप्टर 5th है ये, चैप्टर नंबर 5th। नई समस्याएं, ठीक है। देखो क्या था कि Yes, अभी तक की जो समस्याएं झेलते आ रहे थे, कहीं पे पानी नहीं मिलता था, जो बाकी मुगल लोग थे उनसे में भी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद से क्या समस्याएं हैं उनके यहाँ पे चर्चा की गई है कि उसके बाद का साम्राज्य कैसा था, ठीक है। चलते स्टार्ट करते, ठीक है। चैप्टर के समझा रहे हैं। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुवन तासांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। क्या था यहाँ पे कि जो उत्तर भारत था वो, वहां के साम्राज्य कैसे थे? एक विद्वान थे, ठीक है, चीनी यात्री थे। तो उस समय क्या था कि अरब के जो लोग थे वो इस्लाम रूप को ग्रहण कर रहे थे, इस्लाम के धर्म को जो था अपना रहे थे, ठीक है। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। क्या था? जब भारत के मध्य में आना था तो कितने वर्ष लग गए थे? 600 वर्ष लग गए। और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे, ठीक है। आवाज जा रही ना बेटा अर्पिता आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रही ना आवाज? नो मैम। चल, तब बहुत बदल चुका था। तब का समय क्या था? जो राजनीतिक विजय था वो बहुत ही बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। और उसके नेता कौन थे? दूसरे लोग हो गए थे। यहाँ पे क्या था कि 600 वर्ष लग गए थे किसे? भारत के मध्य भाग में पहुंचने तक। पहुंचने में कितना समय लगा था? 600 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि अरब वाले जो थे, जो अरब देश के थे, वो भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ। क्या हुआ? अरब जो था तब उनका क्या हुआ था? पतन, मतलब खत्म हो चुका था, ठीक है। और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। कैसे फिर आया भारत में? ये यहीं से आया था जब भारत के जो सीमावर्ती प्रदेश थे वो क्या किए थे, यहाँ के तुर्क जो अफगान लोग थे वो इस्लाम को राजनीतिक के कारण, जो राजनीतिक पावर थी उनके पास, उसी के कारण भारत में आया था। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में भी तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। क्या था? जो अरबों के जो लोग थे, बहुत से लोग, वो दूर दूर तक फैलते चले जा रहे थे, लेकिन वो क्या था, बाद वो सिंध में आ गए थे, सिंध के आगे नहीं बढ़े थे। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ,
पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा था। जो था अरब और भारत के बीच क्या हो रहा था, धीरे धीरे उनका संपर्क मतलब संबंध बढ़ते जा रहे थे। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, दोनों तरफ से मतलब भारत और अरब से क्या हुआ, दोनों यात्री थे, इनका आना जाना वहां से प्रारंभ हो गया। राजदूत वासों के अदला बदली हुई, जो राजदूत थे उनके अरब के और भारत के, उनका क्या हुआ, अदला बदली होने लगी। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची। यहाँ की जो विशेष पुस्तकें थी वो क्या थी, बगदाद वहां तक पहुंचने लगी। वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। वहां पे क्या था, जो उनकी भाषा थी उनका अनुवाद किसमें हुआ था, अरबी में हुआ था। क्यों, क्योंकि अफगान के लोग वहां की भाषा नहीं समझ पाए थे, तो इसलिए अरबी भाषा में उनका अनुवाद हुआ। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ था, बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए और वहां व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिण राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों के अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। ठीक है, जो ये था क्या था, लगातार क्या हो रहा था, उनका संपर्क बढ़ता जा रहा था, तो उनका अनिवार्य रूप से उनका आना जाना इस्लाम धर्म के लिए जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए। क्या था, इस्लाम धर्म नया था, नया धर्म को अपनाया गया था, तो इसके प्रचारक मतलब प्रसार करने वाले जो होते हैं कि अपने धर्म के बारे में प्रसार करना कि हमारा धर्म ये है, हम लोगों तक अपनी बातों को फैलाएं कि हमारे धर्म में ये विशेषता है। तो क्या था, यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू हो गया था अपने धर्म का फैलाने का। मस्जिदें भी बनी, क्या हुआ, मस्जिद भी बनी, इस्लाम धर्म हुआ तो मस्जिद भी बनने लगी ना। जब इस्लाम धर्म को अपनाया जाएगा तो क्या होगा, मस्जिद तो बनेगी ही ना। शासन ने इसका विरोध किया, जो शासन सत्ता थी उसने भी इसका विरोध नहीं किया, ना जनता मतलब हम लोग जो है नागरिक जो है वो भी इसका विरोध नहीं किए, ना कोई धार्मिक झगड़े हुए, ना ही कोई इसमें धार्मिक झगड़े थे, क्योंकि इस्लाम धर्म नया धर्म था और उन्हें अपना लिया गया था। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। क्या था, जो भारत की प्राचीन परंपरा क्या है कि हम सभी धर्मों का क्या करें, मान सम्मान करें, हमारे लिए कोई भी धर्म अलग नहीं है, हमारे जो धर्म है वो हम सब एक हैं। ठीक है, अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि कितने लोग जो अफगान के थे और इस्लाम धर्म के थे कैसे भारत में आए, यहाँ से उनका शुरू हो रहा है। ठीक है, पहले आए थे महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। क्या था, 300 वर्षों तक भारत पे कोई भी ऐसा आक्रमण नहीं हुआ था। 1000 ईसा के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। सबसे पहले भारत पे कौन आक्रमण किया था, महमूद गजनवी। भारत पे आक्रमण महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1000 के ईसा के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान थे। ठीक है, ये कौन थे, महमूद गजनवी, ये अफगानिस्तान के सुल्तान थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। महमूद गजनवी तुर्क था, ये क्या था, ये तुर्क था। ठीक है, जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने क्या किया था, एशिया में अपनी ताकत को बढ़ा ली थी। ठीक है, उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। जितनी बार भी महमूद गजनवी था वो जहाँ पे भी आक्रमण करता था क्या करता था, वहां के लोगों को हरा देता था। जब वहां के लोगों को हरा देता था तो क्या करते थे, वहां के लोगों का जो खजाना था वो क्या करता था, इकट्ठा हो जाता था उसके पास,
तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। वो खजाने को क्या करता था, अपने साथ ले जाता था। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए। हिंदू जो कण थे वो क्या थे, वो धूल कणों की तरह चारों ओर फैलते चले गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हुई। अब क्या होगा, यहाँ से ही लड़ाई पैदा हुई थी हिंदू मुसलमान की। उन्होंने महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया। भारत में क्या थे, हिंदू लोग थे। तो यहाँ से क्या हुआ, वहां पे कोई भी नहीं बचा था। तो जो लोग, कुछ लोग भी बचे थे, जिनके यहाँ पे एक बात लिखी, एक लाइन लिखी गई है कि हिंदू धूल कण ही बचे रहेगा। मतलब धूल कण का मतलब क्या होता है, कभी आप लोग देखते होंगे जब आंधी आती, तूफान आता है तो धूल रह जाती है कि नहीं रह जाती है। तो Yes, धूल ma'am. क्या है, वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है लोगों से है कि वहां के जो भारत के लोग थे बहुत ही कम बचे रह गए थे, जिसमें महमूद गजनवी ने क्या किया था, इतनी नफरत हो गई थी कि उसे, उन लोग को मुसलमानों से बहुत ही नफरत होने लगी थी। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी। ये इतने हाई, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था कि वो आक्रमण करता था और जीत जाता था और खजाना वहां का ले जाता था। तो ये क्या था, बहुत ही तबाही मचाता था। पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ। उसने क्या किया था, उसकी एक खासियत क्या थी कि उसने सिर्फ एक ही भाग को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। मतलब वो जा रहा था कहीं और आक्रमण करने, लेकिन जो उसके रास्ते में जो इलाका पड़ा, उस पे उसने अपना धावा खोल दिया। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बच गया था। क्या था, मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत क्या था, पूरी तरह से उसके चंगुल से बच गया था, आक्रमण उसने नहीं किया था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज में मिला लिया। महमूद ने क्या किया, अब पंजाब और सिंधु को अपने राज में मिला लिया था। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। उसने क्या किया, कश्मीर पे विजय नहीं पाया। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। यह जो पहाड़ी देश था वो क्या था, उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, महमूद की मृत्यु 1030 में हुई। कब हुई थी महमूद गजनवी की मृत्यु? 1030 में। महमूद की मृत्यु 1030 में मैम, 1030 में। सन किस में हुई थी, 1030 ईस्वी में हुई। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पे कोई आक्रमण हुआ। क्या हुआ, महमूद गजनवी जब मर गए थे तो उसके बाद क्या था, कोई भी आक्रमण करने वाला व्यक्ति नहीं था। नहीं। तो क्या था कि 160 वर्षों तक क्या कोई भी भारत पे आक्रमण नहीं किया था, और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने, मैम वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, चलो क्या था, कहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। अब यहाँ पे जो शहाबुद्दीन था उसने क्या किया था, शहाबुद्दीन गौरी नाम के, उसने क्या किया था, उसने गजनी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इस तरह क्या हुआ, इस तरह से जो गजनवी साम्राज्य था उसका क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक है, उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया था। जो दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, ये याद रखना ये लाइन, उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया। तो जो शहाबुद्दीन था वो क्या किया, अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा।
इस बार उसकी जीत हुई और 1152 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यहाँ नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया, ठीक है। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी लगी थी। कितना साल लगा था इनको अफगानों को दक्षिण भारत में कब्जा करने के लिए, अपने हिस्से तक पहुंचने का विस्तार करने के लिए 1.5 शताब्दी लगी थी। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था। लेकिन ये व्यवस्था नहीं चलनी थी, उसके लिए क्या था, दिल्ली का स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और प्रतीकात्मक था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो भारत था वो पंजाब से अलग हो गया था, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। जो 12वीं शताब्दी के बाद जो अफगान आए थे उनकी बात अलग थी। वे हिंदू आर्य जाति के लोग थे। हिंदू कैसे लोग थे, अफगान जो आए थे वो हिंदू आर्य जाति के थे, ठीक है। वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू आर्य जाति के थे और भारत की जनता से उसका निकट संबंध था। जो भारत के लोगों से उसका कैसा संबंध था, निकट का मतलब पास का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा। जो लंबे समय तक अफगानिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा रह गया और ऐसा होना उसकी नियति थी। ऐसा होने का क्या कारण था, उसका नियम था। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। जो 14वीं शताब्दी जब आई तो क्या हुआ, उसके अंत तक में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वो क्या था, जो तैमूर था वो कुछ ही महीने भारत में था। वह दिल्ली आया और लौट गया, वह दिल्ली से आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। लेकिन क्या था, वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते को उसने वीरान कर दिया, मतलब खाली छोड़ दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया तो उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। क्या था, जो ये था तैमूर था, ये लोगों को मारता था और जब मार देता था तो उसकी जो खोपड़ी है मतलब होता था, सर होता था, उसी से क्या करता था, मीनार बनाता था, मीनार के रास्ते से जाता था। दिल्ली खुद मर्दों का शहर बन गई। जो दिल्ली थी वो मुर्दों का शहर बन गई। क्या था, वहां पे लोग, बहुत ही लोग मर गए थे, तो क्या था, एक मुर्दों का शहर हो गया था। सौभाग्य से वहां बहुत आगे नहीं बढ़ा, लेकिन ये था कि जो तैमूर था वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया और पंजाब के कुछ हिस्सों दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। क्या था कि जो पंजाब था और दिल्ली था, कुछ ही लोग को इसकी क्या थी, विपत्ति को झेलना पड़ा था। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। अब क्या था, जो तैमूर था बहुत से लोगों को मार दिया था, तो दिल्ली सल्तनत क्या थी, यहाँ पे उसे उठने में बहुत से वर्ष लग गए थे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई। जब जगा या क्या था, विशाल राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया। जो तैमूर का हमला था वो साम्राज्य को तोड़ता चला गया और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज कायम हुए थे। गुलबर्ग जो बहमनी राज के नाम से प्रसिद्ध है, ये लाइन एकदम वो कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो 14वीं शताब्दी के आरंभ हुआ था, जब 14वीं शताब्दी हुई थी तो क्या हुआ था, 2 बड़े राज्य थे, ठीक है। पहला था गुलबर्ग जो बहमनी राज के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा है विजयनगर जो हिंदू राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये 2 नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बढ़ गया। जब दिल्ली की तबाही हुई तो क्या हुआ, वो टुकड़े में बढ़ गया, ठीक है। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी। दक्षिण भारत में कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था उस टाइम, तो उसकी स्थिति कैसी थी, बेहतर थी, मतलब सही थी। और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। सबसे शक्तिशाली रियासत कौन सी बन गई थी, विजयनगर बन गई थी, जो हिंदू राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया
उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था तो उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। 1526 में क्या था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या था, जीत गया था। ठीक है। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। अब ये जो तैमूर की बात की जा रही थी अभी तक कि तैमूर ने ये किया, उसने ये किया, तो ये कौन तैमूर था, इसकी मेन बात की जाती है। जो मंगोल था वो कौन था, वो बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसने डाली थी। जो भारत में मुगल साम्राज्य, मंगोल जो राज था, मंगोल जो बाबर था, मुगल साम्राज्य आया, वो किसकी नींव किसने डाली थी, मतलब शुरुआत किसने की, बाबर ने की थी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना या नींव किसने डाली थी, बाबर ने डाली थी। समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो के द्वारा कैसे हुआ था। यहाँ पे भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। जो इस्लाम धर्म था वो भारत पे आक्रमण नहीं किया था, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों ने किया था, जो महमूद थे उन लोग ने किया था, अफगानों ने किया था। उसके बाद तुर्क, मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के दो आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत के सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं और जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी नहीं माने जा सकते, उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए। तो जो भारतीय ढांचा था मुगल भारत का, वो क्या था, बहुत ही तेजी से समा गया था, मतलब उसमें सम्मिलित हो गया। उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों को पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। उनके जो भारत में समा गए थे उनका पूरी तरह से क्या था, भारतीयकरण हो गया था। भारत को भी अपना घर और बाकी सारी दुनिया का विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्होंने सामान्यता इसी रूप में स्वीकार कर लिया और राजपूतों में राजाओं में से भी बहुत से ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया, पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे, पर आमतौर पर नहीं। हिंदू और मुसलमान में विवाह तो होते थे, पर जो रीति रिवाज से होते थे वो नहीं होते थे। ठीक है। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। जो दक्षिण में गुलबर्ग थे वो मुस्लिम शासक ने विजयनगर की जो हिंदू राजकुमारी थी, देखो यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान में हुआ है, विवाह किया गया था। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ, यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, जो कि उसने इस बात का ध्यान रखा था कि स्थानीय और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करें, मतलब उसमें बाधा ना डालें। जिसने मुगल शासक के आरंभ में हस्तक्षेप किया शेरशाह थे, वो अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिक उपयोग करते गए। ठीक है, जो इसके आगे की लाइन है अब हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, थैंक यू क्लास।